हाय गाइस, आज की ये वीडियो बेसिकली एक लैपटॉप बाइंग गाइड होने वाली है। मगर उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी लोगों ने हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। होप सो आगे भी आप ऐसा ही प्यार देते रहोगे। बाकी मैं भी ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। इस वीडियो में हम लैपटॉप्स के बारे में जानेंगे। एक लैपटॉप खरीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर की। सबसे पहले बात करते हैं इंटेल ले या फिर AMD ले। देखिए, पहले ऐसा होता था कि कभी कभी इंटेल अच्छा प्रोसेसर लॉन्च कर देता था, कभी कभी AMD अच्छा प्रोसेसर लॉन्च कर देता था। मगर आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही कंपनीज बहुत ही अच्छे प्रोसेसर लॉन्च करती है, चाहे वो इंटेल हो, राइजन हो। दोनों में से कोई भी प्रोसेसर आप परचेस करोगे, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली और आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। पर एक बेसिक आइडिया के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं ना, उनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है और आप जब गेमिंग करते हो आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस की नीड होती है। तो इन शॉर्ट हम देखें तो इंटेल के जो प्रोसेसर्स है वो 5 से 10% बेटर परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एज कम्पेयर टू AMD प्रोसेसर्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि AMD के प्रोसेसर्स बेकार होते हैं। अगर सिंगल कोर स्कोर इंटेल का ज़्यादा आ रहा है तो AMD का मल्टी कोर स्कोर इंटेल से 5-10% ज़्यादा आता है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करने जाओगे उस टाइम पे जो AMD के प्रोसेसर्स है वो इंटेल से थोड़ा सा स्लाइटली बेटर परफॉर्म करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों में से कोई भी प्रोसेसर सिलेक्ट करते हो तो वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। चलिए, ये तो कंपनीज़ की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की। i3 खरीदे, Ryzen 3 खरीदे, i9 खरीदे, Ryzen 9 खरीदे। देखिए, ऑब्वियसली i3 सबसे कम पावरफुल है, i9 सबसे ज़्यादा पावरफुल। सेम गोज विद Ryzen 3 सबसे कम पावरफुल है और Ryzen 9 सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पहले आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट देखिए, उस हिसाब से प्रोसेसर सिलेक्ट करना। अगर आप i3, i5 सिलेक्ट कर भी लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर के टाइप होते हैं, जैसे कि i5 1335U हो गया, i5 1340p हो गया। तो ये सब क्या होता है, इनमें से कौन सा प्रोसेसर बेटर होता है, यही सब अभी हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और स्किप बिल्कुल भी मत करना। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोसेसर्स होते हैं ना, उनके जो नंबर होते हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना उनके लास्ट में लिखा हुआ लेटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम i5 13 जनरेशन के कुछ प्रोसेसर्स को लेंगे, जैसे कि i5 1335U, i5 1340p, i5 13500H और i5 13500HX। जो i5 1335U है वो 10 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। i5 1340p 12 कोर और 14 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। i5 13500H भी 12 कोर और 14 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और i5 13500HX जो है वो 14 कोर और 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। अब आप मुझसे बोलोगे ये कोर वगैरह का क्या झंझट है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर वगैरह के झंझट में मत पड़िए। बस इतना समझ लीजिए, जितने ज़्यादा कोर उतना अच्छा प्रोसेसर। मगर उसमें भी एक कैच है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट में लिखा हुआ लेटर U, P, H और HX। अभी हम जानेंगे कि वो क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, इंटेल के ये जो प्रोसेसर्स होते हैं वो हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि i5 1335U है, उसमें आपको 10 कोर्स मिलते हैं, जिसमें कि 2 जो है वो परफॉर्मेंस कोर होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, और 8 एफिशिएंसी कोर होता है जिनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। इन प्रोसेसर्स में एक AI होता है जिसका नाम इंटेल थ्रेड डायरेक्टर है। जैसे आप कोई गेमिंग करना चाहो या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहो तो ये जो है वो परफॉर्मेंस कोर्स को ये टास्क हैंडल करने को बोलेगा। और जैसे आप कोई लाइट टास्क करना चाहो, जैसे कि क्रोम पे ब्राउजिंग करना चाहो या फिर वीडियोस देखना चाहो यूट्यूब पे वगैरह, तो ऐसे काम जो है वो एफिशिएंसी कोर्स हैंडल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी लैपटॉप की बैटरी कम यूज होती है। अब जानते हैं इन 4 प्रोसेसर्स में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर होता है। अब आपको मैं सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। जो 1335U है, U का मतलब आप अंडर परफॉर्म बोल सकते हो, P का मतलब आप परफॉर्मेंस बोल सकते हो, H का मतलब हाई परफॉर्मेंस और HX का मतलब आप मैक्स परफॉर्मेंस रख सकते हो। अरे रुकिए, पूरी बात सुन के जाइए, वरना आधी अधूरी बात समझेंगे और कुछ और मतलब निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जो U सीरीज़ वाला प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम TGP 25 to 30 वाट तक जाती है। TGP का मतलब आप पावर समझ के चलना,
और जो P सीरीज वाला प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम TGP 45 वॉट तक जाती है। जो H सीरीज वाला प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम TGP 70-80 वॉट तक जा सकती है और जो HX सीरीज वाला प्रोसेसर है उसकी मैक्सिमम TGP 100 वॉट के ऊपर भी जा सकती है। अब आप समझ गए होंगे ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस, बट हम यहाँ पे PC की बात नहीं कर रहे हैं, हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं। सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। जैसे किसी को बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए होता है तो उनको HX सीरीज़ वाला प्रोसेसर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा क्योंकि वो पावर भी तो उतनी ज़्यादा खाता है। उसकी जगह आपको U सीरीज़ या फिर P सीरीज़ वाला प्रोसेसर प्रेफर करना चाहिए अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो। वही अगर आप एक गेमर हो, वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, हर टाइम अपने लैपटॉप को चार्जर पे लगा के यूज़ कर सकते हो, तो आप H या फिर HX सीरीज़ वाले लैपटॉप की तरफ ज़रूर से देख सकते हो। वो ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यही सेम चीज़ AMD के प्रोसेसर्स के साथ भी होती है, मगर एक चीज़ का डिफरेंस है कि AMD में जितने भी कोर्स आपको मिलते हैं सारे ही परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं। तो आपको दिखने में ऐसा लग सकता है कि आपको नंबर ऑफ कोर्स AMD में कम मिल रहे हैं, मगर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर कोई भी AMD का प्रोसेसर है उसमें आपको 6 कोर्स मिलेंगे और उसके कंपैरिजन में इंटेल में अगर आपको 12 कोर्स मिल रहे हैं तो 12 में से 4 परफॉर्मेंस कोर्स है, बाकी सारी एफिशिएंसी कोर्स है। वही आप राइजन में देखोगे तो पूरे 6 के 6 सारे ही परफॉर्मेंस कोर्स है, तो ऑब्वियसली दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर लेवल पे आएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। U का मतलब अंडर परफॉर्म, H का मतलब हाई परफॉर्म। बस AMD में आपको HS वाले प्रोसेसर्स भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। अब HS का मतलब कुछ और नहीं है, ये P सीरीज से थोड़ा ऊपर वाले प्रोसेसर होते हैं, मगर H सीरीज के अंदर इनकी जो मैक्सिमम TGP है वो 55 to 60 वॉट तक जा सकती है। ये थोड़ा सा ही कम परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू H सीरीज, ये थोड़े ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें दोनों ही प्रोसेसर्स में सिमिलर मिलती है। और एक चीज़, आपको HK टाइप के प्रोसेसर्स भी लैपटॉप में मिलते हैं। K का मतलब होता है ये प्रोसेसर्स ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं। K स्टैंड्स फॉर ओवरक्लॉकिंग। आई होप मैंने प्रोसेसर्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से जवाब दूंगा। अब हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमें मेनली NVIDIA के ग्राफिक कार्ड मिलते हैं या फिर AMD के मिलते हैं। अब AMD के जो ग्राफिक कार्ड होते हैं वो AMD प्रोसेसर्स के साथ ही कंपैटिबल होते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप AMD के ग्राफिक कार्ड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो अभी तक उतने एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच पाए जितने कि NVIDIA के हैं। NVIDIA के ग्राफिक कार्ड बहुत सारी चीज़ों के साथ कंपैटिबल है और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। NVIDIA में मेनली हमें RTX 2050, 3050, 4050, 4060, 4070 और 4080 तक के ग्राफिक कार्ड मिलते हैं। अब जो RTX 2050 है वो 4GB वाला ग्राफिक कार्ड है। ये एकदम बिगिनर लेवल वाला ग्राफिक कार्ड है। लाइट गेमिंग वगैरह ये आराम से हैंडल करा सकता है। उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे RTX 3050 आपको देखने को मिल जाता है। ये 6GB का ग्राफिक कार्ड है और ये काफ़ी हद तक आपके सारे काम करा देगा। अच्छी लेवल की गेमिंग करा सकता है, वीडियो एडिटिंग जैसे काम आप इस पे आराम से कर सकते हो। मगर जो RTX 4050 है यहाँ से पूरी तरह से गेम चेंज हो जाता है। देखिए ये ग्राफिक कार्ड भी 6GB का मिलता है, पर जैसे कि मैंने प्रोसेसर्स के टाइम पे भी बताया था, पावर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ना वो VRAM सेम होने के बावजूद भी RTX 3050 से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब जो RTX 4060 और 4070 है दोनों ही 8GB VRAM के साथ आते हैं, पर फिर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था 4060 से ज़्यादा पावरफुल आपको 4070 मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा पावर खाता भी है। और सबसे लास्ट में जो 4080 है वो 12GB का ग्राफिक कार्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप आज की डेट में लैपटॉप बाय करने जा रहे हो, आप मिनिमम 4050 के साथ जाना। 6GB VRAM के साथ आने वाला ये ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ भी है। इसमें आपको DLSS 3 यानी DLSS फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गेम में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेम रेट्स मिलते हैं। बाकी अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड की तरफ भी जा सकते हो। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है, उसके बाद ही ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो एप्रिसिएशन के तौर पे वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और ऐसी वीडियोस में चैनल पर डालता रहता हूँ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे मेनली हमें 3 टाइप के डिस्प्ले लैपटॉप से मिलते हैं। एक होता है TN डिस्प्ले, एक होता है IPS डिस्प्ले और तीसरा होता है OLED डिस्प्ले। OLED डिस्प्ले को आप मान सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी वाला डिस्प्ले होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं मिलता आपको। अगर आपके लैपटॉप में OLED डिस्प्ले है तो वो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर महंगे लैपटॉप्स में आपको ये डिस्प्ले मिल जाता है। अब बात करते हैं TN डिस्प्ले की।
अब बात करते हैं TN डिस्प्ले की। मगर इस डिस्प्ले में एक दिक्कत होती है कि अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हो ना लैपटॉप को, तब तो दिक्कत नहीं आएगी, मगर जब आप साइड वाले बंदे को किसी को बोलोगे ये डिस्प्ले देख लो, उसको कुछ नहीं दिखेगा डिस्प्ले के अंदर। मतलब समझ लो आप दो लोग मूवीज़ देख रहे हो, सामने बैठे वाले को तो मूवी ढंग से दिखेगी, साइड वाले को पूरी ब्लैक स्क्रीन दिखेगी या फिर एकदम धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिखेगा। इस वजह से TN डिस्प्ले को आपको अवॉइड करना चाहिए। 40,000 के ऊपर ज़्यादातर लैपटॉप्स में आपको IPS डिस्प्ले मिल जाते हैं और IPS डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इनके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो TN डिस्प्ले से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। अगर साइड से भी देखोगे आपको डिस्प्ले अच्छे से दिखेगी। इवन कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू TN डिस्प्ले। IPS और IPS लेवल डिस्प्ले में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों ही सिमिलर डिस्प्ले होती है। बस IPS जो है टर्म, उसको ट्रेडमार्क कर रखा है LG और फिलिप्स ने। तो अगर कोई लैपटॉप कंपनी IPS इस वर्ड का यूज़ करना चाहती है अपने स्पेक्स में, तो उनको LG और फिलिप्स को पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए पैसे बचाने के लिए जो कंपनीज़ है वो IPS लेवल डिस्प्ले लिख देती है। वो IPS डिस्प्ले ही होता है, बस पैसे बचाने के लिए कंपनीज ऐसा कर देती है। देखिए, अगर आप एक गेमर हो तो FPS बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसी से गेम की स्मूथनेस डिफाइन होती है। तो जितने ज़्यादा FPS उतनी ज़्यादा स्मूथ होती है गेम। तो अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है, गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, आपकी जो लैपटॉप की डिस्प्ले है वो मिनिमम टू मिनिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ज़रूर से सपोर्ट करे। उससे ज़्यादा का है तो और अच्छी बात है। वही अगर आप एक एडिटर हो, एडिटिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, लैपटॉप में कलर एक्यूरेसी के लिए अलग अलग कलर गैम्बिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि NTSC, sRGB और DCI-P3। तो अगर आप एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप देख रहे हो तो उस लैपटॉप में मिनिमम 72% की NTSC होनी चाहिए, या फिर 90% के ऊपर की sRGB, या फिर 90% DCI-P3 कलर गैम्बिट का सपोर्ट उस लैपटॉप में होना ही चाहिए अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो लैपटॉप में। तो स्पेशली अगर आप कलर ग्रेडिंग वाले काम करते हो तो ये चीज़ होनी ही चाहिए लैपटॉप में। और अगर आप एक ऐसा इंसान हो जो एकदम नॉर्मल काम करता है, ऑफिस वर्क हो गया या फिर मूवीज़ देखना हो गया, तो आपको एकदम बेसिक वाली डिस्प्ले भी चल जाएगी, जैसे कि 45% NTSC वाली डिस्प्ले जो आपको सस्ते लैपटॉप्स में आराम से मिल जाती है। और हाँ गेमर्स, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर 70-80 हज़ार रुपये का लैपटॉप ले रहे हो या फिर उसके ऊपर का, तो आपको एक बात का ध्यान जरूर से रखना है कि उस लैपटॉप में मक स्विच नाम का फीचर होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछोगे मक स्विच क्या होता है, उसकी मदद से आप अपने लैपटॉप का जो डिस्प्ले है उसका आउटपुट इंटीग्रेटेड GPU से डेडिकेटेड GPU पे कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको गेमिंग में 15-20 FPS ज़्यादा मिलेंगे। अब ऑब्वियसली जितने ज़्यादा FPS उतना ज़्यादा मज़ा। अब बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की। अगर 2024 में आप लैपटॉप खरीद रहे हो ना, कोशिश करना DDR5 या फिर LPDDR5 रैम आपके लैपटॉप में ज़रूर हो। अब DDR और LPDDR में फ़र्क ये होता है कि DDR रैम को आप एक्सपांड कर सकते हो, मगर जो LPDDR रैम होती है वो आपके मदरबोर्ड के साथ सोल्डेड होती है, चिपकी हुई होती है, उसकी वजह से आप रैम एक्सपांड नहीं कर सकते। LPDDR वाली DDR रैम को आप एक्सपांड कर सकते हो। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको पॉसिबल है तो 16 GB वाला वेरियंट लीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो मिनिमम 8 GB रैम वाला वेरिएंट जरूर से लेना, उससे कम रैम आपके लैपटॉप में नहीं होनी चाहिए। और रही बात SSD की, तो अगर 2024 में लैपटॉप खरीद रहे हो तो Gen 4 SSD हो तो बढ़िया है, वरना एटलीस्ट मिनिमम Gen 3 SSD होनी चाहिए आपके लैपटॉप में। और लैपटॉप खरीदने से पहले एक बात का पता ज़रूर लगाना कि आपके लैपटॉप में SSD के कितने स्लॉट्स हैं। अगर 2 स्लॉट्स है तो बहुत बढ़िया बात है, आप डायरेक्टली उसमें SSD लगा के अपग्रेड कर सकते हो। मगर अगर सिंगल स्लॉट है ना, तो आपको जो लैपटॉप में लगी हुई आई हुई SSD होती है उसको निकाल के उसकी जगह दूसरी SSD लगानी पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 2 स्लॉट्स होते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। अब बात करते हैं लैपटॉप की बैटरी की। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा बैटरी उतना ज़्यादा बैटरी बैकअप वो तो होता ही है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। जैसे कि प्रोसेसर्स के टाइम पे भी मैंने आपको बताया, जो U सीरीज़ वाले प्रोसेसर होते हैं वो बैटरी कम खर्च करते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे चलते हैं। वही अगर आपके लैपटॉप में H या फिर HX सीरीज़ वाला प्रोसेसर है तो कंपैरेटिवली बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा। मतलब आप मान के चलो दोनों लैपटॉप में 60 वाट की बैटरी है, एक में U सीरीज़ वाला प्रोसेसर है, एक में H सीरीज़ वाला प्रोसेसर है। जहाँ U सीरीज़ वाला लैपटॉप 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देगा, वही अगर H सीरीज वाला 2 घंटा भी चल जाए तो भी बहुत माना जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो U सीरीज वाले प्रोसेसर की तरफ आपको जाना चाहिए। पर फिर भी मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, आपके लैपटॉप में U सीरीज वाला प्रोसेसर हो या फिर H सीरीज वाला हो, आप लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के ही यूज़ कीजिए। बिकॉज जब आपका लैपटॉप 100% चार्ज हो जाता है ना, उसके बाद वो डायरेक्टली पावर पे चलना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से आपको लैपटॉप की मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है।
वही जब आप उसे बैटरी पे चलाओगे आपको मैक्सिमम बैटरी बैकअप देने के लिए लैपटॉप अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। और जब भी आप बैटरी को 100% चार्ज करके वापस ज़ीरो करोगे ऐसे उसके साइकिल्स ख़त्म हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा ये साइकिल्स ख़त्म होते हैं उतनी ही बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितना पॉसिबल हो, जहाँ पॉसिबल हो, लैपटॉप को पावर से कनेक्ट करके यूज़ करना, उससे आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ेगी। अब सबसे आखिरी बट इंपॉर्टेंट सवाल, HP, डेल, Asus, लेनोवो कौन सी कंपनी का लैपटॉप ले। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रिसर्च कीजिए कि आपके सबसे पास सर्विस सेंटर कौन सी कंपनी का है और उस कंपनी का लैपटॉप जाके खरीदिए। सारे ही लैपटॉप्स में आपको अच्छी बिल्ड मिल जाती है, अच्छी सर्विस मिल जाती है, और सारे ही लैपटॉप्स में लगभग आपको ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। बट अच्छा यही होता है ना कि सर्विस सेंटर पास हो, कुछ दिक्कत हो गई तो दिखा के आ सको। और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो आप कोई भी कंपनी का लैपटॉप खरीद लो, सारे सर्विस सेंटर आपको सिटी में मिल जाएंगे। सारे ही कंपनीज के साथ आपका लगभग सिमिलर एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी यही थी वीडियो, इसके अलावा कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं श्योर हूँ आपके लिए हेल्पफुल होने वाली वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू टेक एवर।